नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो है वो फ्यूज की सीरीज को लेकर के उपस्थित हैं और अपना जो आज का जो चैप्टर है वो थर्ड स्टार्ट होने वाला है। आज भी हम जो है वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न जो है यानी लक्ष्य सीरीज का पहला प्रश्न जो है वो है खालिस्तान एसडब्ल्यूजी की कॉपर तार की फ्यूजिंग करंट लगभग 5 एम्पियर होगी। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एसडब्ल्यूजी यानी कौन सी साइज का वायर है, कौन सी मोटाई का वायर है जो 5 एम्पियर तक की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है ए 10 एसडब्ल्यूजी, बी ऑप्शन है 15 एसडब्ल्यूजी, सी ऑप्शन है 35 एसडब्ल्यूजी और डी ऑप्शन है 50 एसडब्ल्यूजी। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों, सही आंसर आपको पता हो कि यहाँ आएगा 15 एसडब्ल्यूजी। ये एक तरह से जो है वो फैक्ट वाले पर्सन है, याद रखने वाले पर्सन है। इनको आप इसी प्रकार से याद रखें। तो यहाँ आपने पढ़ा कि पहले क्वेश्चन के अंदर कि 5 एम्पियर तक की कॉपर वाला जो कैपेसिटी होती है वो उसकी मोटाई जो है वो 15 एसडब्ल्यूजी होती है। अगले पर्सन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्य सीरीज का दूसरा जो पर्सन है हमारा, उसमें है निम्न में हाई वोल्टेज फ्यूज है। तो यहाँ आपको नाम बताए गए हैं। पहला है ए कारतूस फ्यूज, बी है दर्व फ्यूज, सी है धात्विक फ्यूज और डी है सभी सत्य। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला कौन सा होगा। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा धात्विक फ्यूज, जिसको आप जो है वो रिवायरेबल प्रकार का फ्यूज भी कह सकते हो, क्योंकि धात्विक फ्यूज में आप मोटा तार बांधोगे वही फ्यूज का काम करता है। और आपको ये भी पता हो कि इसको मोस्टली जो है अपन जो 3311 की जो वितरण की लाइनें हैं या फिर प्रसारण की जो लाइनें होती हैं उन्हीं पे अपन इसको मोस्टली काम में लेते हैं। लक्ष्य सीरीज के अगले पर्सन की हम बात कर रहे हैं। लक्ष्य सीरीज का हमारा तीसरा पर्सन जो है वो है फ्यूज की सही स्थिति का परीक्षण किया जाता है। फ्यूज की सही स्थिति का परीक्षण किया जाता है। तो इनमें से कौन से उपकरण के साथ में आप सही स्थिति का पता लगाएंगे। पहला है यहाँ पर ए मल्टीमीटर, दूसरा है बी सीरीज टेस्ट लैंप, सी ओम मीटर और डी है सभी सत्य। तो यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर, सीरीज टेस्ट लैंप और ओम मीटर तीनों से आप पता कर सकते हो। इसका मतलब सही आंसर जो होगा वो होगा सभी सत्य। कैसे चेक करते हैं एक बार मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि मान लीजिए यहाँ कोई फ्यूज लगा हुआ है। इस प्रकार से आपके पास में मल्टीमीटर है या सीरीज टेस्ट लैंप है, तो जाहिर सी बात है ओम मीटर और मल्टीमीटर। तो ओम मीटर तो प्रतिरोध वैसे ही बता रहा है और मल्टीमीटर की बात करें तो उसको आप ओमिक वैल्यू के ऊपर आप सेट करेंगे और उसके बाद में इन दोनों सिरों के ऊपर आप लगाएंगे। यदि वो शॉर्ट सर्किट की स्थिति बता रहा है इसका मतलब आपका फ्यूज सही स्थिति में है। ऐसे ही सीरीज टेस्ट लैंप के लिए भी आप पता कर सकते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप के इन दोनों सिरों पर लगाने पर आपका लैंप जो है वो प्रकाशित होगा, यानी शॉर्ट सर्किट की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ऐसी स्थिति जो होगी वो फ्यूज के लिए सही स्थिति होगी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। लक्ष्य सीरीज का चौथा प्रश्न अपना जो है वो है फ्यूज का वह भाग जिसकी अभिकल्पना परिपथ को पिघलाने के लिए की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर अभिकल्पना का मतलब ये है कि आपने फ्यूज जो लगाया उसका क्या उद्देश्य था। आपने पहले से कल्पना करी है कि 5 एम्पियर की रेटिंग वाला आपने यदि फ्यूज लगाया है तो जाहिर सी बात है 5 से जैसे ही ज्यादा करंट आएगी या ओवर करंट आएगी 5 से जैसे ही उसके ऊपर वो पिघल जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, भंजित हो जाए, यही तो आपने अभिकल्पना करी है। तो इसीलिए यहाँ पर अभिकल्पना शब्द आया है। तो फ्यूज का वह भाग जिसकी अभिकल्पना परिपथ को पिघलाने के लिए की जा रही है, तो वो कौन सा भाग है। तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि फ्यूज का कौन सा भाग पिघलने वाला है, टूटने वाला है, भंजित होने वाला है। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया आपको फ्यूज वाहक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूज वाहक यानी कि फ्यूज कैरियर का काम जो है वो फ्यूज को एक जगह से दूसरी जगह आप हटाने या लगाने के लिए करते हो। ऐसे ही बी ऑप्शन है फ्यूज आधार, ये एक बेस का काम करता है। और सी ऑप्शन जो है वो है फ्यूज घटक। बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर जो होगा इसका वो सी होगा। और डी में है फ्यूज गुणांक, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर है यहाँ पर फ्यूज घटक, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से आपने कोई यदि सर्किट बना रखा है तो यहाँ पर ये जो तार लगाते हैं, ये फ्यूज में तार जो बांधते हैं वो तार ही जो है वो फ्यूज घटक कहलाता है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लक्ष्य सीरीज का 5वां जो प्रश्न है हमारा, उसमें है सामान्यतः फ्यूज घटक का मिश्रण होता है। बिल्कुल दोस्तों, सामान्यतः आपको मिश्रण पता होना चाहिए। इनमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि टिन जो है वो 37% आएगा या फिर सीसा 37% होगा, इस प्रकार से कंफ्यूज होता है। तो इसको जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला ऑप्शन है सीसा और टिन का अनुपात बता रहा है, दूसरा ऑप्शन टिन और शीशे का अनुपात बता रहा है। दोनों का ही 63 और 37 है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर शीशा है तो यहाँ टिन है, और यहाँ पर टिन है तो यहाँ शीशा है। ऐसे ही सी ऑप्शन में है जस्ता और शीशा, और फिर डी ऑप्शन में है शीशा और टिन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपने जो है इनको पदार्थों को चेंज कर दिया है। यहाँ इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको कि सही आंसर जो होगा इसमें टिन होगा 63 और शीशा जो है वो 37। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि टिन की मात्रा कम ज्यादा करके आप करंट की रेटिंग जो है उसको कम ज्यादा कर सकते हो। आगे फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो लक्ष्य सीरीज का 6ठा प्रश्न है। उसमें आप पढ़ रहे हो पुनः तारण फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक क्या होगा। आप सबको पता हो कि पुनः तारण यानी कि रिवायरेबल प्रकार के फ्यूज की बात हो रही है यहाँ पर। तो पुनः तारण फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक जो है वो आपको दे रखा है, ऑप्शनों के अंदर वो ढूंढना है। पहला ऑप्शन है 1.4 से 1.7 तक, बी ऑप्शन है 1.1 से 1.15, सी ऑप्शन है 2 से 2.5 और डी ऑप्शन है 0.75 से 0.8। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर आएगा ए, यानी कि 1.4 से 1.7 जो है वो पुनः तारण प्रकार के फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये 1.4 से 1.7 के बीच में इसलिए होता है। एचआरसी की तरह जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है। एचआरसी जो है उसमें फिक्स जो है वो तार होगा, फिक्स जो है उसके अंदर धातु होगा, लेकिन यहाँ पर आप पुनः तारण प्रकार के फ्यूज है उसमें आप एल्यूमिनियम, कॉपर, अलग अलग प्रकार के जो है वो यूज कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर जो है वो आपको 1.4 से 1.7 बताया गया है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी कि लक्ष्य सीरीज का 7वां जो प्रश्न है हमारा वो है वह अधिकतम सुरक्षित धारा जो बिना उष्मित किए निरंतर प्रवाह हो सके कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से ये डेफिनेशन हो गई है। यानी यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। ए में है धारा निर्धारण, बी में है फ्यूजिंग मान, सी में है फ्यूजिंग गुणांक और डी में है क्रियांत गुणांक। यानी इन 4 ऑप्शनों में से ये ऊपर दी गई हुई किसकी परिभाषा है ये यहाँ पर स्पष्ट हो रखी है। तो वह अधिकतम मान जो सुरक्षित धारा जो बिना उष्मित किए यानी कि उसको बिना गर्म किए आसानी से प्रवाहित हो रही है वो उसका धारा निर्धारण कहलाता है, जिसको मैं रेटिंग भी कह सकता हूं। आप याद रखें हमेशा ये फ्यूज की रेटिंग है एक तरह से। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। यहां पर अगला प्रश्न हमारा जो है वो है लक्ष्य सीरीज का 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में कहा गया परिवेश ताप पर प्रभावित, परिवेश ताप पर प्रभावित यानी कि इफेक्टिव होता है। आपको यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रकार के फ्यूज दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से चारों ओर का टेम्परेचर जो है, चारों ओर के टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से कौन सा फ्यूज प्रभावित हो जाता है, यानी उसके क्रियांत गुणक के अंदर जो है या उसका जो पिघलने का जो टाइमिंग है उसमें कमी या वृद्धि जो है वो कौन से में हो जाती है, ये यहाँ पर बताना है अपने को। तो परिवेश ताप पर प्रभावित इफेक्टिव उनमें कौन होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है किटकेट फ्यूज, दूसरा ऑप्शन है बी कारतूस फ्यूज, तीसरा ऑप्शन है सी दर्व फ्यूज और डी है सभी सत्ते। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा किटकेट फ्यूज। क्योंकि किटकेट फ्यूज इसलिए होगा क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि आप जो यूज करते हो इस प्रकार से, जो इस प्रकार से जिसमें आधार होता है, यहां से इस प्रकार से ये कोई लैंप लगा करके मैंने सर्किट बना दिया, ये नीचे जो दिया गया है ये फ्यूज का आधार है और ऊपर की साइड में आप सबको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से जो है एक फ्यूज कैरियर होता है। उस फ्यूज कैरियर के साथ में यहाँ पर एक तार बांधा जाता है और इसको इसके अंदर क्लिप कर दिया जाता है। यानी कि ये जो फ्यूज है ये पूरा का पूरा जो फ्यूज है ये किटकेट फ्यूज कहलाता है। और किटकेट फ्यूज जो है उसके चारों ओर का टेम्परेचर यदि कम ज्यादा हो जाता है तो उसकी टाइमिंग जो है पिघलने की वो भी प्रभावित हो जाती है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर सही आंसर जो है वो किटकेट फ्यूज आएगा। आगे फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न हमारा लक्ष्य सीरीज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, 9वां प्रश्न। एक मल्टीमीटर फ्यूज की सही स्थिति में इंडिकेट करता है, यानी इनमें से क्या इंडिकेट करता है? तो ए ऑप्शन है यहाँ शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन है ओपन सर्किट, सी ऑप्शन है अर्थ सर्किट, डी ऑप्शन है सभी गलत। दोस्तों अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले प्रश्न में कि एक मल्टीमीटर जो लगाओगे आप या ओमीटर लगाओगे तो जाहिर सी बात है वो सही स्थिति में शॉर्ट सर्किट की स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। तो सही आंसर जो है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट आएगा। कैसे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मान लो ये कोई फ्यूज लगा रखा है आपने इस प्रकार से, अब आप मल्टीमीटर की सहायता से आप चेक करना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है इस फ्यूज के इन दोनों पॉइंटों पे, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इन दोनों के ऊपर जो है वो आप दो मल्टीमीटर जो है आपका उस मल्टीमीटर के लीड लगाएंगे यहाँ पर तो और उसको ओमिक वैल्यू के ऊपर आप सेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये यहाँ आपके जो करंट का मान बताएगा वो बहुत ही ज्यादा बताएगा, यानी कि एक तरह से करंट का मान जो होगा वो बहुत ज्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस में क्या है बहुत ही कमी है, यानी ये शॉर्ट सर्किट अवस्था है। इस प्रकार से हम जो है इस प्रश्न को याद रखेंगे। आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ अगले प्रश्न लास्ट प्रश्न की। लक्ष्य सीरीज का जो 10वां प्रश्न है उसमें बताया गया कि दोष होने पर फ्यूज द्वारा परिपथ को तोड़ने में लिया गया समय क्या कहलाता है? यानी कि तोड़ने का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, तोड़ने का मतलब विच्छेदित करना है। तो यहाँ पर दोष होने पर फ्यूज परिपथ को विच्छेदित करने में लिया गया जो समय है उसे क्या कहेंगे आप? तो यहाँ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए ऑप्शन है किर्यांत गुणक, बी ऑप्शन है फ्यूजिंग धारा, सी ऑप्शन है फ्यूजिंग घटक और डी ऑप्शन है धारा निर्धारण। तो यहाँ सही आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा आपका किर्यांत गुणक। किर्यांत गुणक का मतलब ये है कि फ्यूज जो है पिघलने वाला है, टूटने वाला है, भंजित होने वाला है, तो ओवर करंट जो है उसकी रेटिंग से जैसे उसमें ओवर करंट आती है उसके बाद में वो कितना समय ले रहा है टूटने में, वही जो है उसके लिए क्या कहलाएगा, किर्यांत गुणक कहलाएगा। धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न का यदि जवाब चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।